ईरान की सेना ने इजराइल पर करीब 200 ड्रोन और मिसाइल से अटैक शुरू कर दिया है। इजरायली मिलिट्री ने इस हमले की जानकारी दी है और अमेरिकी सेना ने कुछ ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन अपने नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ ईरान के हवाई हमलों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। वहीं इजराइल के आयरन डोम ने ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल के मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाने की जानकारी भी सामने आ रही है। वहीं इजरायली सेना ने कहा है कि हमने ईरान में कुछ ड्रोन उड़ते हुए देखे हैं, जिन्हें यहां पहुंचने में कुछ घंटों का वक्त लगेगा। इजरायली चैनल 12 ने यह बताया है कि ईरान ने ड्रोन हमला शुरू कर दिया है और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कुछ ड्रोन्स को सीरिया और जॉर्डन में मार गिराया गया है। आपको याद दिला दें कि 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक करने की यह धमकी दी थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमा, क्या ईरान का जो इजराइल पर मिसाइल अटैक है, वजह क्या है? बड़ी ठोस कारण, हालांकि इसमें पहले का जो परिस्थितियां हैं वो इसमें सामने आ रही हैं, लेकिन इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? जी देखिए, दमिश्क में जिस तरीके से ईरान कॉन्सुलेट पे हमला किया गया, जिसमें ईरान के एक बड़े सैन्य कमांडर की जो मौत है वो हुई, उसके बाद से लगातार ईरान ये कह रहा था कि वो बदला लेगा। बीती रात जिस तरीके से तकरीबन 200 से अधिक मिसाइल के जरिए ईरान ने इजराइल पे हमला किया और ज़्यादातर जो मिसाइल अटैक है उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया। और इंटरसेप्ट न सिर्फ इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से किया गया, बल्कि यूएस, यूके और यहाँ तक कि जॉर्डन ने भी कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। तो इजराइल को कोई इससे नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन ईरान की तरफ से सीधे तौर पर जो हमला किया गया इजराइल की तरफ, वो एक गंभीर बात है। और अब जो बाइडेन, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो इजराइल के पीएम के साथ बात की है और उन्होंने कहा है, जो जानकारी निकलकर सामने आई उसके मुताबिक ये कि जो बाइडेन ने ये कहा है कि इजराइल इस पर रिटेलिएशन न करे, बदले की कोई कार्रवाई न करे। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से जानकारी आ रही है कि इस अटैक के साथ ही उसका जो बदला है वो पूरा हुआ। हालांकि जैसा कि पहले से कहा जा रहा था कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि ईरान चाहकर भी इजराइल की जमीन पर सीधे तौर पे हमला नहीं कर सकता, लेकिन ईरान ने अपनी तरफ से 200 मिसाइलों के जरिए हमला कर ये जताने की कोशिश की कि वो इजराइल पे सीधे तौर पे हमला कर सकता है। ये ऐसे भी दृश्य निकलकर सामने आए हैं जिसमें कि यरूशलेम और जो तेल अवीव पे निशाना करके जो हमला किया गया, हालांकि हमला जो है वो किसी भी जान माल के नुकसान के रूप में सामने नहीं आया, लेकिन इस हमले के बाद ईरान में एक सेलिब्रेशन का आलम है और ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसे जो बदला लेना था उसने ले लिया। अब देखना है कि यहाँ से तनाव किस तरीके से आगे जाता है, क्योंकि हमने कल ही देखा है कि किस तरीके से ईरान ने एक ऐसे जहाज को अगवा किया है जो यूएई से भारत आ रहा था और उस पे 17 भारतीय सवार हैं। भारत ने अपनी तरफ से भारतीय नागरिकों को छुड़ाने की कोशिश जो है वो शुरू कर दी है, लेकिन इसको भी एक एस्केलेशन के तौर पे इजराइल ने देखा है कि ईरान सीधे तौर पे उसके जो नेवी कमांडोज हैं उसने सीधे तौर पे उस जहाज पर हेलीकॉप्टर के जरिए उतरकर उसको अपने कब्जे में लिया। तो दुनिया के कई देशों ने इस कार्रवाई की जो है वो उसकी भर्त्सना की है, उसकी निंदा की है और इजराइल ने जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उसको एक आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की है। तो कई तरह के जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन जो रात भर जो अटैक चला है ईरान की तरफ से इजराइल पर, उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया और अब ये माना जा सकता है कि ईरान अपनी तरफ से कोई ज्यादा बड़ी कार्रवाई और नहीं करेगा, क्योंकि अंदेशा कई दिनों से था कि ईरान जो है वो कब करेगा कार्रवाई, कहां करेगा, किस रूप में करेगा। तो वो अंदेशा एक तरह से खत्म होता नजर आ रहा है। और जैसा कि जो बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा है कि वो इसको रिटेलिएट न करें, तो जो वॉर कैबिनेट है इजराइल की, उसने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को इस बात के लिए उनको इस बात के लिए अधिकृत किया है कि ईरान के हमलों का किस तरह से जवाब दें। तो देखना होगा कि ईरान के मद्देनजर अब इजराइल का अगला कदम क्या होता है और क्या ईरान इस हमले के साथ रुक जाता है या आगे और ज्यादा वो हमले करने की सोचता है। बिल्कुल, सवाल भी उमा इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो तनातनी का माहौल और टकराव की स्थिति जो बनी है, ईरान की तरफ से जो हमला हुआ, क्या बातचीत का जो स्तर आगे बढ़ा है,
क्या ये सार्थक हो पाएगा, क्योंकि टकराव की स्थिति बनी हुई है। और ये भी जानना बड़ा दिलचस्प है कि इजराइल क्या वापस से हमला करेगा या इस पर जवाब देगा। जी देखिए, जब ये दमिश्क का हमला हुआ उसके बाद जो आयतुल्लाह खुमैनी की तरफ से बयान दिया गया उसमें उन्होंने कहा कि शैतान को सजा दी जाएगी जिसने ये हमला किया है। उसके बाद इजराइल की तरफ से बयान आया था कि अगर ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल की जमीन पर हमला किया तो इजराइल भी उसका बदला लेगा। तो अब देखना है कि क्या इसके बाद और खासतौर पे अमेरिकी राष्ट्रपति को के इंटरवीन करने के बाद कि उन्होंने नेतन्याहू से ये कहा है कि अब वो आगे इस मामले को न बढ़ाएं, वो हमला न करें। अब देखना होगा कि इजराइल क्या फिर से ईरान की जमीन पर सीधे तौर पर हमले करता है या फिर वो इस बात को अब इस तरह की कोई कार्रवाई करने से बचता है, क्योंकि पूरे रीजन में इस तरह से युद्ध के भड़कने का खतरा पैदा हो गया है और अमेरिका उस युद्ध के भड़कने के खतरे को कम करने की लगातार कोशिश में जुटा है। तो अब इजराइल के ऊपर निर्भर करता है कि क्या बाद अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। तो ये एक देखना जो है वो काफी अहम होगा कि वाकई में जो ईरान की तरफ से 200 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए उसके बाद क्या ईरान पे इजराइल का सीधा हमला होता है या इजराइल जो है इसके बाद हमले नहीं करता है और ये बात यहीं पे खत्म हो जाती है और हमास के साथ इजराइल का जो जंग है वो अपनी गति से जो चल रहा है उसमें कोई और इजाफा आगे होता है या नहीं होता है। तो पूरी तरह से निर्भर करता है कि इजराइल इस हमले को लेकर किस तरह से रिटेलिएट करता है या नहीं करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के अंदर दो देशों के बीच में टकराव की स्थिति इस वक्त बनी हुई है उमा, लेकिन अगर ईरान और इजराइल के बीच में यही तनातनी बनती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका बड़ा नुकसान भी होगा और अलग अलग दुनिया के कई देश इससे प्रभावित भी हो सकते हैं। ये इसको लेकर के भी एक संकट है और दुनिया के लोग यही सोच रहे हैं कि शांति कायम रहे, कम से कम ये जो संकट है, टकराव की स्थिति है, वो कम से कम फिलहाल के लिए खत्म हो सके। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरीके से ये युद्ध लंबे समय से चल रहा है, 6 महीने से ज्यादा बीत गए, उसके इस युद्ध की जो वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था पे खासा नुकसान पहुंच रहा है। लाल सागर में हुती विद्रोहियों की तरफ से जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे दुनिया का जो 30% जो व्यापार है जो समुद्री मार्ग के जरिए, इस रूट के जरिए होता है, वो प्रभावित हो रहा है। तेल की कीमत में इजाफा हो रहा है। जो माल वहन का जो खर्चा है दुनिया के देशों का वो बढ़ रहा है क्योंकि ऑल्टरनेटिव रूट लेना पड़ रहा है। तो इन सब वजहों से दुनिया के तमाम देशों को जो कि इस युद्ध में सीधे तौर पे इन्वॉल्व नहीं है उनको भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे में अगर ये एस्केलेट करता है, तनाव और ज्यादा बढ़ता है तो जो अर्थव्यवस्था को नुकसान है और ज्यादा होगा। दूसरी तरफ ये भी खतरा है कि अगर ईरान जो है वो जिसने अभी रिटेलिएशन की कार्रवाई की है, अगर वो इससे ज्यादा और रिटेलिएशन बढ़ाता है तो फिर अमेरिका जैसे देशों को भी सीधे इस युद्ध में कूदना पड़ेगा, जिससे कि वो बचना चाहता है। वहाँ पे भी चुनाव है और कुछ घरेलू जो कंपल्शंस हैं वो भी अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने हैं और फिलिस्तीनी मुद्दा जो है वहाँ पे काफी तूल पकड़ चुका है चुनाव के पहले। तो इन सब वजहों को देखते हुए ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में तनाव घटाने की जो कोशिश है वो होगी, लेकिन अगर तनाव घटता नहीं है और ईरान की तरफ से जो हुए हमले हैं उसके जवाब में इजराइल की तरफ से भी अगर हमले बढ़ते हैं तो फिर जो है जो स्थिति अभी एक नियंत्रण में नजर आ रही है इस हमले के बाद और जिस तरीके से बयान आए हैं उसको देखते हुए नजर आ रहा है कि शायद अब इसको इजराइल अपनी तरफ से आगे बढ़ाने की कोशिश न करे, क्योंकि अमेरिका ने सीधे तौर पे कहा है इजराइल से कि वो अब आगे इस बात को न बढ़ाए। तो देखना है कि क्या तनाव यहाँ पर रुकता है, ठहरता है और जो युद्ध है वो अपनी गति से जैसा चल रहा है वो चल रहा। बिल्कुल, और पूरी दुनिया की नजरें इस पर आकर के टिकी हुई हैं कि शांति कम से कम दोनों देशों के बीच में कायम रहे और ये जो टकराव की स्थिति है कम से कम खत्म हो पाए। बहुत शुक्रिया उमा इस पर जानकारी देने के लिए।